अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल करंट अफेयर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सूबा सिंध के पेश होने वाले बजट के हवाले से। सूबा सिंध का बजट आज पेश किया गया। सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने ये बजट पेश किया। चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ वज़ीर आला होने के साथ साथ उनके पास क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो है, तो बजट आज उन्होंने खुद पेश किया और इसमें मुख्तलिफ एलोकेशंस की गई हैं, जिसके हवाले से आज प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और जायज़ा लेंगे कि जो बजट की एलोकेशंस हुई हैं इसमें अवामी मफादात के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं और क्या इरादा रखते हैं। और साथ साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है उससे निमटने के लिए क्या कुछ हो रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ दिन पहले बजट पेश किया गया जिसमें बहुत ज़बरदस्त एलोकेशंस हुई हैं और उसके ऊपर हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। अब आज हमारी कोशिश होगी कि जायज़ा लिया जाए जो सूबा सिंध में ख़ास तौर पे बजट पेश किया गया है उसको जो हमारे माहिरीन हैं वो किस तरह देखें। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा इस नशिस्त में और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा जनाब इंजीनियर एम ए जब्बार साहब को, जो कि बिजनेसमैन हैं, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब दानिश बिन रऊफ़ साहब, आप आबाद से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका दानिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मेरे बाएं तरफ भी तशरीफ़ रखते हैं एक बड़े ख़ास मेहमान जनाब दानिश खान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट काटी, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया दानिश साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद अकमल साहब, जो कि एक मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले जनाब इंजीनियर एम ए जब्बार साहब के साथ करूँगा। सबसे पहले तो 1.4 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया कारकर्दगी के हवाले से और ख़ास तौर पे जो हमारे ज़्यादा कंसर्न्स हैं वो कोरोना से निमटने के लिए जो अखराजात किए जाएंगे उसके हवाले से। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर जो ओवरव्यू है वो आप दीजिए कि आपने किस तरह इस बजट को देखा है जो सिंध हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है। जी जब्बार साहब। देखिए, अगर आप 2021 की जिसको कहेंगे हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट एट ए ग्लांस जी इसके बराबर में 21-22 का रखते हैं जी तो आप इसके खद्दोखाल में कोई सवाए सम फिगोरियल एडजस्टमेंट और कोई ख़ास चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। सिर्फ अदाद शुमार में तब्दीली। जी, फिगोरियल एडजस्टमेंट में जो ग्रोथ की बातें हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हमें NFC के तहत जो है वो ट्रांसफ़र जो इस वजह से ज़्यादा होगा, जिसकी बुनियादी यानी उसके फंडामेंटल्स क्या हैं कि 24% जो है वहाँ पे ग्रोथ रखी गई है, एक पैसे जो है वहाँ से आएंगे। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो एक ट्रांसफ़र एंड ग्रांट्स के ज़रिए सूबों को एक कंपनसेशन देती है, जो भी एक ट्रेडिशनल है जब से ये NFC आया है। अब वहाँ से भी कुछ पैसे आएंगे तो उस फिगर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको फिर वहाँ पे एक रेवेन्यू एस्टिमेट्स में थोड़ी सी और तब्दीली कहाँ नज़र आएगी कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कलेक्शंस थोड़ी सी प्रोजेक्शंस उसकी बढ़ाई गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15% उसमें तब्दीली आई है। और अदर टैक्सेस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है जिसमें दानिश साहब बैठेंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, इंडस्ट्रियल ये वो, उस सारे में भी जो है ये इनको अगर आप क्लब कर लें तो ये आपके पास जो है वो तकरीबन 1.477, जिसमें इन्होंने एक कॉस्मेटिक आई विल कॉल इट फॉर नो रीजंस आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने इसको जो है वो डेफिसिट रखा है, जबकि पंजाब ने इसको जो है वो सरप्लस रखा गया भी। और डिफरेंस इसमें जो ख़ास चीज़ मेरा ख्याल है कि जो कहने की है वो ये है कि बीइंग अ कन्वेंशनल बजट इसमें 1 to 4.5 की डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट का एक हाशिया बनता है। बिल्कुल ठीक है। जिस प्रोविंस में अगर मुराद अली शाह के बकौल जो है 61 मिलियन की आबादी जो है असेस होनी चाहिए है तो वहाँ पे अगर आपका जो डेवलपमेंट पोर्शन है वो डेवलपमेंट पोर्शन 1 रुपीज़ अगेंस्ट नॉन डेवलपमेंट पोर्शन 4.5, सो इट्स नॉट मच मनी टू टेक केयर। मगर उस मच मनी की ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं ये कहूँगा कि आजकल एक ट्रेस एंड ट्रैक और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। वो सारी स्कीमें बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले उस स्कीमों की फिल्ट्रेशन कहाँ होनी चाहिए थी, जो आई एम सॉरी टू से दैट के मोस्ट ऑफ द स्कीम्स या MPA के इन्फ्लुएंस पे बनती हैं या MNS के बनती हैं या सेनेटर ऑफ दैट पार्टी उसके बनती हैं या बाकी जो कोई बेचारा रह जाए जिसके अपने एक से है, दे आर नॉट इकोनॉमिक बेस्ड गिविंग अ कास्केडिंग ओवरऑल इफेक्ट
बिल्कुल ठीक है, उस पे ये नहीं बनती हैं। मगर फिर एक बात और मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बदनसीबी है, प्रोविंसेस की बदनसीबी है कि बजट साजी में कभी भी स्टेक होल्डर शरीक ही नहीं होते हैं। नहीं होते। अच्छा, ये थोड़ी बिग देर के लिए क्वेश्चन देखें जी। ना, एक एकेडमाई में आपके इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जी देखा ये जाता है, दिस इज कॉल्ड दी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जी विजा विज फाइनेंशियल गोल्स। बिल्कुल ठीक है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या, आप एक स्टेडियम बनाना चाहते हैं, किस जगह पे, क्यों? बिल्कुल ठीक है, देयर आर सब्जेक्टिव गोल्स एंड बिल्कुल देयर ठीक आर है। ऑब्जेक्टिव गोल्स। ठीक है जवाहर साहब, इसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अभी आपने हाईलाइट किया है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए, ज़रूरी है मुशावरत से ही फिर। और सेकेंडली ये कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एलोकेशंस का तस्करा अगर हो जाए यहाँ पर, तो इसमें जो मेजर हाईलाइट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है वो है जो डेली वेजेस के हवाले से बात हो रही है कि वो 17,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई, तकरीबन 20% का जो इंक्रीमेंट इसके अंदर हुआ है। इसके अलावा जी कुछ एलोकेशंस हुई हैं मेडिसिन के हवाले से भी, कोरोना वायरस के हवाले से जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है उस पर तकरीबन 18.5 बिलियन जो है वो एलोकेट किया गया है। इसके अलावा जनाब ओवरऑल जो हेल्थ का सेगमेंट है उसको 172 बिलियन जो है वो रखे गए हैं इसके अंदर, एलोकेशन इसमें हुई है। और फिर ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो इसके ऊपर हैं उस पर तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स जो है वो इसमें फिगर बताई गई है। एंड अगेन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे के अंदर है उसको कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 119 बिलियन जो है वो रखे गए हैं। और इसी तरह जो इरीगेशन का एक इशू है जिसके ऊपर अभी पिछले दिनों बड़ी बात हो रही थी, तकरीबन 53 बिलियन इसके ऊपर जो है वो रखे गए हैं। दानिश साहब ज़रा इस हवाले से बात हो जाए, एलोकेशन में जो मेजर हाईलाइट मुझे नज़र आई है वो सैलरीज़ के हवाले से है। और गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और इसके ऊपर जो एलोकेशन है वो बहुत छोटी नज़र आ रही है उसके मुकाबले में जो इस वक्त होनी चाहिए थी। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए कि आपने किस तरह देखी है लोकेशंस को, ख़ास तौर पे हेल्थ का जो सेगमेंट है जो इस वक्त क्रिटिकल है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए इसमें तो अभी तो टू अर्ली टू से, अभी तो बजट अभी उन्होंने पेश किया है, बिल्कुल ठीक है, शाह साहब ने, और इस पर डिस्कशन होगी बहुत सारी चीज़। जैसे उन्होंने कहा कि हम डेफिसिट में हैं और पंजाब ने उसको सरप्लस दिखाया, दिस इज़ ड्रॉबैक है मतलब सिंध के लिए, जबकि ऑलरेडी एनएफसी के अंदर आपका अवार्ड है। अच्छा एसआरबी भी जो है देर वर्किंग मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत इसकी जो है इसकी कलेक्शन बहुत अच्छा है। ये पोस्ट कोविड की बात जो ना, जो आपको जो इंडस्ट्री में जो एक आया है, मतलब अभी भी देखें आप कि फ्राइडे एंड संडेज को जो है वो बंद है, अभी मार्केट बंद है, और मतलब काफ़ी ले ऑफ्स हुई हैं, इंडस्ट्री के अंदर ले ऑफ्स हुई हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री आपकी है नहीं, मतलब ना होने के बराबर है। तो आप देखें तो जॉब्स तो मतलब ऑलरेडी इतनी है नहीं, और आपकी 5 लाख आपकी हर साल जो है ग्रेजुएशन होती है ना, वो 5 लाख की ग्रेजुएशन होती है। तो ये जो बजट रखा है इन्होंने, एक तो देखें ये तो फेडरल भी है ना, ये तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब्बार भाई मुझे करेक्ट करेंगे, ये तो एनसीओसी जो है ना, ये तो उसमें चारों सूबे भी शामिल हैं। तो ये तो वैक्सीनेशन के बारे में है कि वैक्सीन जो है वो कितना आपने 20 बिलियन रखा ना इसको। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इज इट प्रोविजनल बजट या इसके अंदर जो है इसमें वो भी आपका फेडरल वो भी आपका शामिल है, सेगमेंट भी शामिल है। तो ये तो हम जरा इसको आगे जाके देखेंगे। तो अच्छा दूसरी बात जो आपने उसकी कही ना, जो आपने जो उन्होंने 17,500 से जो उन्होंने जो 20% बढ़ा के 25,000 कर दिया है, देखिए इसका इम्पैक्ट तो हम इंडस्ट्री वाले पे बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, और वो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज वाले। एक्सप्लेन प्लीज। द थिंग इज दैट कि आप एक 17,500 दे रहे हैं, बहुत कम है मेरे हिसाब से, आप 25,000 भी कम है ना, जिस तरह से पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है और जो महंगाई हो गई है 2 या 3 साल में। तो हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं हमें पता है कि 150 रुपए की लौकी है किलो, और 40 रुपए जो है वो सिर्फ प्याज और वही है, आलू है, बाकी तो ग्रीन वेजिटेबल्स आउट ऑफ रेंज है ना, पल्सेस बहुत महंगे हो गई हैं। तो 25,000 भी जो है वो मैं समझता हूँ कि नहीं है। मगर थिंग इज दैट कि आपको देखना पड़ेगा कि आप देखिए पोस्ट कोविड के बाद ग्लोबल इकोनॉमी तो वैसे ही दबा है ना, ठीक है ना, यूरोप इज क्लोज, मतलब अभी खुलना है, अमेरिका बंद हो गया था, पूरी दुनिया बंद हो गई है ना। एक्सपोर्ट का वो तो सही है कि वो खान साहब की एक वो थी वो कि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ऐसे याद है नहीं कि पाकिस्तान के बाद बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए थे। हाँ आप देखें 2018 की फिगर्स देखें 3.5 अरब है, हाँ जबकि 107 या 108 रुपए जब ऐसे था डॉलर। तो आज आप देखें अगर 24 से 25 को भी टच करते हैं तो अगर जबकि 155 रुपए का है, तो आप उस फिगर में देखें तो हमारी एक्सपोर्ट गिरी है, बड़ी नहीं है, ठीक है। मगर थिंग इज दैट कि अगर आप ये 25,000 रुपए करते हैं, इसका ट्रिपल डाउन इफेक्ट आ जाएगा हम पे ना, कि मैं अगर मेरे पास अगर 100-200 आदमी काम करते हैं, 300 आदमी काम करते हैं, और अगर मैं 5,000 रुपये बढ़ाए तो मतलब आप देखें इस जंप इस 7,500 रुपये मेरे ख्याल से ना, 25 अगर कर दें तो उसका जो सोशल सिक्योरिटी का इम्पैक्ट आएगा, उसका ओल्ड एज का आएगा। इवेंचुअली आई हैव टू एड इट टू माय प्रोडक्ट। मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं लेदर इंडस्ट्री से ताल्लुक है मेरा, मैं टैनर भी हूँ, मैं रॉ स्किन से लेके वैल्यू एडिशन करता हूँ, फाइनल वैल्यू एडिशन, और एक्सपोर्ट करता हूँ यूरोप के अंदर ना।
अच्छा मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है इंडिया है और वियतनाम है और बांग्लादेश रीजन में बहुत टफ कंपटीशन है, कॉस्ट भी जब भी मैं कॉस्ट में ऑलरेडी आपके पास गैस है नहीं, आप आरएलएनजी पे हो गए, बिजली आपकी सबसे इस एरिया में सबसे महंगी बिजली है आपकी ना, आप ये भी बढ़ा देंगे तो जबकि रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस जो है ना, रेस्ट ऑफ द आपके जो दूसरे प्रोविंस है वो 20,000 रुपये, हाँ, तो ये तो हम समझ में नहीं आ रहा कि या तो हम शिफ्ट हो जाएं दूसरी प्रोविंसेस में या आप हम इंडस्ट्री बंद कर दें। तो आप ये समझते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इंक्लूडिंग पानी का एक इशू जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। इरिगेशन के लिए 2 के एलोकेशन तो हैं, लेकिन आपका कंसर्न मेरे ख्याल में ये है कि शहर कराची के अंदर भी कोई उसके ऊपर प्रॉपर उसका वे आउट निकलना चाहिए। देखिए बात सुने, कराची में तो वेयर इज द वाटर, वेयर इज द वाटर, हम तो कब से चीख रहे हैं ना, K3 भी आ गया, K4 अभी फेडरल गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री को पानी नहीं है, कोरंगी में देयर इज नो वाटर, हमारी टैनिंग इंडस्ट्री को जहाँ पे 200, आपको एक बात बताऊँ आपको मैं, आई वुड लाइक टू ऐड हियर, कराची मतलब इट्स द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्रियल हब ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आप देखिए यहाँ से माइग्रेशन होकर कितनी पंजाब इंडस्ट्री चली गई, व्हाट आर द रीजन, देयर इज नो वाटर, जमीन आपकी बहुत महंगी हो गई है, जमीन आपको पता है कि जमीन आपके, अगर मेरा आज बच्चा जो है मुझसे कहे कि डैड आई वांट 5 या 10 करोड़ दें, तो खुदा की कसम वो उस पैसे से भी इंडस्ट्री, क्योंकि प्लॉट या तो यू हैव टू गो टू नूरियाबाद, आउट ऑफ सिटी ना, आपका पानी नहीं है आपके पास, आपकी बिजली बहुत महंगी है, आपकी गैस, अब आप आरएलडी भी शिफ्ट हो गए ना, ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिर आपने सैलरी भी बढ़ा देंगे, आप सैलरी बढ़ा देंगे तो आप तो स्टैंड ही नहीं करेंगे, हम कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे, हम क्या करेंगे, या तो वी शिफ्ट टू अदर कंट्रीज, हाँ, जहाँ पे आप ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए थिंग इज दैट, आप सब्सिडी दे देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे ना, आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, एक 22 करोड़ की कंट्री, यस, आप वियतनाम को देखिए, 9.5-10 करोड़ की आबादी है, उसकी 250 बिलियन एक्सपोर्ट है, कहाँ से, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा, जो इनकी एलोकेशंस हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अकमल साहब आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बात हो जाए, अभी कुछ देर पहले एलोकेशंस के हवाले से जैसे हमारी डिस्कशन जारी थी, हाउ डू यू सी दिस बजट, मैं चाहूँगा थोड़ी सी हेल्थ के हवाले से हट के जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ये आगे गोइंग फॉरवर्ड हाउसिंग के हवाले से और दीगर प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर काम की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बड़ी देर से प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रही, बज़ाहिर ऐसा लगता है अपेरेंटली कि अभी उसके लिए कुछ और आगे जाकर कुछ करना होगा। आपको कैसा नज़र आ रहा है? मैं चाहूँगा पहले तो बजट के ऊपर थोड़ा सा, मैं चाहूँगा ओवरऑल जो है बजट दिया गया है इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें। जी देखिए, मैंने अभी जो सिंध का जो बजट के जो मोटे मोटे फिगर्स जो देखे हैं, उससे जो अंदाज़ा हो पा रहा है ना, वो ये है कि जस्ट फिल इन दी ब्लैंक्स किया गया है। इन फैक्ट कि वो जो मेन जो हेड्स हैं जिनके लिए एक्सपेंसेस की एलोकेशन की गई है ना, तो वो भी ऐसे है कि 2000 इधर ले लो, 4000 उधर ले लो, 5000 उधर ले लो, 6000 उधर ले लो, मतलब उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। मैं आपको फॉर एग्जांपल 350 मिलियन इन्होंने रखे हैं सिर्फ प्रोविंशियल असम्बली की वेलफेयर के लिए, और पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए जो है ना 300 मिलियन जो वो सूबाई असम्बली की वेलफेयर के लिए, और 350 जो है वो पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए। तो एक तरफ जो पूरे सिंध की पॉपुलेशन की वेलफेयर और एक तरफ आप सिर्फ प्रोविंशियल असम्बली की वेलफेयर ले लें, तो दीज फिगर आर ऑलमोस्ट सेम। तो अब इससे क्या साबित होता है कि इसके पीछे कोई वर्किंग नहीं है, कोई ग्राउंड वर्क नहीं है, कोई प्रायोरिटी कोई ऐसा नहीं है कि बस देखें हाँ जी ये टोटल इतनी अमाउंट आ गई, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इतनी अमाउंट आई, आप इसको ये 6, 7, 8, 20 खाने हैं, इनमें आप पूरा कर दें। तो उसमें ऐसे लग रहा है कि इसको उस तरीके से फिल इन दी ब्लैंक्स की गई है। अपेरेंटली कोई काम जो है ना वो सीरियसनेस उसमें नहीं दिखाई गई। शाह साहब जो वो 3 दिन पहले दौरे पे चले गए, वापस आए। वन मोर थिंग, हाँ ये तो एक जरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिस्कस करते हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मेजर प्रॉब्लम है सिंध के अंदर और पर्टिकुलरली कराची शहर के अंदर। 14 बिलियन की एलोकेशन कैसे देख रहे हैं? 14 बिलियन की एलोकेशन कुछ भी नहीं है ना, और ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि आप अगर ग्रीन बस का जो मंसूबा जो प्रोजेक्ट देखें, ये वो पिछले 5 साल से जो है ना वो हम इसको बनता हुआ देख रहे हैं, और तकरीबन ऑलमोस्ट है ना वो बने ही डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है ना, काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। फिर अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट ने इसको जो है ना वो अपने ज़िम्मे लिया, और इस मरतबा उसके लिए भी कुछ फंड्स वगैरह रखे हुए। चलें जी, ग्रीन बस तो फेडरल गवर्नमेंट बना देगी, बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने चंद अरब रुपए रखे हैं, उनसे मेरा नहीं ख्याल है कि कराची जैसे शहर की जो है ना वो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात पूरी होंगी। इनको तो पूरे सिंध का जो है ना हमें फिक्र है कि पूरे सिंध में, सक्कर में, थरपारकर में, लाड़काना में और दूसरे शहरों में भी डेवलपमेंट वर्क करना, और सबसे जो बेसिक जो नेसेसिटी है आजकल खाने पीने के बाद वो ट्रांसपोर्ट है कि आपने जाना किस तरीके से है। अच्छा, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इनकी एलोकेशन नहीं है मेरे हिसाब से। कम अज़ कम इसके ऊपर जो इन्होंने रखा हुआ है इससे डबल अमाउंट होनी चाहिए। अच्छा, वो ज़्यादा एम्फसाइज उनका जो है वो बेसिक सैलरी के ऊपर ही था, इस वजह से उसको बार बार वो हाईलाइट किया जाए। अदर देन दैट
इस यहाँ अच्छा, पर सैलरी में भी 25,000 का फिगर रखा है। 25,000 कौन सा इन्होंने जेब से पे करनी है? वो तो जिसने पे करनी है वो जानेगा, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी और ज़ाहिर ना लोकली जो है ना वो आवाम के लिए मसला होगा, इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बैठ जाएंगे सुकून अच्छा, से ये दानिश अभी जैसे कह रहे थे कि फैक्ट्री बेरर जो हैं उनके लिए थोड़ा सा और उनको जो है वो बर्डन इसके ऊपर कर दिया गया। वो एनी हाउ देखते हैं क्योंकि ये बड़ी अचीवमेंट एक है मिनिमम वेज बोर्ड, वो चैलेंज हो जाएगा, वो चैलेंज भाई को पता बिल्कुल वो ठीक चैलेंज हो है। जाएगा। अच्छा, मैं ज़रा दानिश आपकी तरफ आता हूँ, दानिश बिन रऊफ से ज़रा इस बारे में बात हो जाए, ज़रा हाउसिंग के हवाले से बात हो जाए। मिनिमल अमाउंट है 2 बिलियन इसके ऊपर एलोकेट किया गया है, उसके अलावा जो दीगर इसमें एलोकेशंस हैं वो तरक्याती जो अखराजात जिसको कहते हैं 41.3% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है। अच्छा जी, और दीगर जो अखराजात हैं उसके हवाले से भी अभी हमने बात की, लेकिन 2 बिलियन के हवाले से जैसे भी कुछ देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, आपको कैसे नज़र आती है, इस पर ज़रा कमेंट करें जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और आज के इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसमें अगर हम बजट के ऊपर बात करते हैं कि फेडरल का बजट एंड देन उसके बाद सिंध के बजट पे, सिंध के बजट में जो लास्ट ईयर 1.24 ट्रिलियन का था, इस साल 1.4 ट्रिलियन है जी। लेकिन ये भी जो बजट है, ये जब तक हम समझते हैं कि कराची के लोग और कराची की बिज़नेस कम्युनिटी और सिंध की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, जब तक आप कराची की सही पॉपुलेशन की काउंटिंग आपके पास नहीं, सेंसस आपके पास है नहीं, और आपने ये अभी आप 1.6 मिलियन के ही आप यानी कि 16 करोड़ लोगों पे ही आप इसको कराची की पॉपुलेशन पे आप कर रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख पे ही आप इसको कराची को सॉरी कर रहे हैं, तो उस पे ये बजट आपका किसी, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, ज़बानी सारी चीज़ें हैं। अब हाउसिंग सेक्टर पे अगर हम बात करते हैं तो 2 बिलियन रुपीस लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए 2 बिलियन रुपीस 2 बिलियन, ये लो कॉस्ट हाउसिंग का अगर एक हमारा प्राइवेट डेवलपर भी अगर कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट लेकर आएगा लो कॉस्ट, तो वो भी मैं समझता हूँ कि नॉट इनफ, बिल्कुल 20 बिलियन का तो ला सकता है एक प्राइवेट डेवलपर, जो कि इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आप देखेंगे कराची में बहुत सारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स इसके आ रहे हैं, लेकिन ड्यू टू बिल्डिंग मटेरियल्स जो स्टील एंड सीमेंट की प्राइसेस इंक्रीज की वजह से वो काफ़ी पेंडिंग में है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहीं रुक नहीं रही। उस हिसाब से ओवरऑल अगर इस पे बजट के ऊपर आते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये बजट किसी भी तरह से रिलीफ, बस इसमें एक आवाम के लिए एक जो हमारा निचला तबका है मजदूर, उसके लिए इन्होंने एक कर दिया कि उसके अलावा कोई आपके ख्याल में मेजर हाईलाइट इसके अंदर नहीं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो ये इस बजट से पहले भी एक मजदूर को 25-26 हज़ार रुपए मंथली दे रही थी। हमारे यहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी वेजेस 1000 रुपीज़ पर डे है, स्किल्ड लेबर 1600 to 1800 पर डे है। तो वो जो 1000 रुपए पर दिन की दिहाड़ी लेने वाला बंदा है वो 26 दिन काम करता है, 26,000 तो पहले ही वैसे ले रहा था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में के लोगों को, लेबर को इस बजट से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, ये जस्ट एक खाना पूरी का बजट है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि ये कॉस्मेटिक चेंजेस इसके अंदर करके जो है वो इसको अच्छा दिखाने की कोशिश करिए, ये आपका व्यू इसके ऊपर है। जवाहर साहब, अब सिंध की अगर बात करें, मसाइल बहुत सारे हैं, बड़ी प्रोग्रेस यहाँ पे ड्यू है, लेकिन जो फंड्स की एलोकेशन हो रही है मुख्तलिफ जगह पे, अभी एक सेगमेंट था जो ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर बन चुका है, फिर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है और बेसिक नेसेसिटीज़ बड़ी जो मिसिंग हैं, उसके लिए जो एलोकेशन सोफार अभी तक नज़र आई हैं, आप उससे मुतमईन हैं? पहले तो मैं चाहूँगा इस पर कमेंट करें, देन फिर हाउसिंग की नीड है, फिर प्लानिंग की ज़रूरत है, फिर और बहुत सारे इशूज़ हैं, उनको एड्रेस ठीक तरह से नहीं किया गया। इसी केस में जो हेल्थ का सेक्टर है, जिसको वो क्लेम भी कर रहा है कि हमारी जो टोटल एफर्ट थी वो ये थी कि जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, बट अमाउंट से तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही कि आपने हेल्थ के हवाले से चलें 172 बिलियन आपने कहा इसके ऊपर हो जाएगा, और फिर चंद एक आपने सेगमेंट उसके मेडिसिन ख़रीदने के हवाले से तकरीबन 900 के करीब आपने कहा जॉब क्रिएशन इसके अंदर हो गई है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिए। देखें, बात दरअसल ये है कि मैं फिर उस तरफ आऊँगा कि आखिर बजट के मकासद क्या होते हैं। यस, देखिए, बजट का सबसे बड़ा पहला मकसद ये होता है, इट इज़ कॉल्ड दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट। यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ अ प्रोविंस है। अब उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आपके पास जो भी इनकम एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो मेनली दे आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसफर फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना? और उसमें आप अक्सर सियासी किस्म के बयानात भी देख रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि सिंध गवर्नमेंट ने ये भी बात कही कि हमें ट्रांसफर्स कम हुए हैं। 4000 4.9 और 8 और 9 की जब फिगर थी ट्रिलियन की, वो कम होकर 4.7 पे आ रही है।
तो डिविजिबल पूल कम तो होगा ही। तो हम यहाँ पे सियासी तरीके के जो बयानात देते हैं उसमें मैं देखता हूँ कि एक नॉलेज की एक्सक्लूसिवनेस होती है कि नॉलेज को तो हम कहीं पे डस्टबिन के हवाले करते हैं। ठीक है। अब अगर इस वक्त हम देखें कि हमारे पास जो भी एक यानी नज़र आ रहा है ट्रेजर, वो ट्रेजर क्या है? वो ट्रेजर है कि जो एस्टीमेट फेडरल गवर्नमेंट कर रही है जी, उसी एस्टीमेट के बेसिस पे यानी अबाउट 86 to 90 बिलियन और ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बाकी तो अपने रिसोर्सेज से प्रोविंसेस को चाहिए कि अपने रिसोर्सेज जनरेट करें। बिल्कुल ठीक है। प्रोविंसेस मैं काफ़ी मेरा ख्याल है 10-15 सालों से ये तकरीरें करते करते थक गया हूँ कि पाकिस्तान में हर आदमी हमें मौरूद इल्ज़ाम इस ज़मरे में लाता है कि आप लोग टैक्सेस नहीं देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। आप लोग चोर हैं, यू आर एवेडर्स। भाई हम अगर एवेडर्स हैं और 10-12% ऑफ द जीडीपी की बात होती है तो प्रोविंसेस के पास सबसे बड़ी जो खजाना है वो है एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक है। प्रोविंस एग्रीकल्चर से 1 रुपया टैक्स लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। फेडरल गवर्नमेंट के पूल में जब हम आके देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग 2007 में हमारी 18.5 थी जी, आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है 12.9, 13.1, 12.9 और उसके ऊपर आपने टैक्स का बर्डन डाल दिया 58%। जी, जी, एग्रीकल्चर की टोटल अक्यूमुलेटेड जो आप देखें कि जीडीपी में जो उनका शेयर है इट इज़ नॉट लेस देन इंडस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल। मगर वो टैक्सेस क्या दे रही हैं? ऑलमोस्ट नथिंग। ऐसा ही है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप एग्रीकल्चर से टैक्स लेना शुरू देखें, यहाँ लोगों ने फार्म हाउस बनाए, लोग एक्सपोर्टर्स हैं, धड़ाधड़ आप देखें मैंगोज जा रहे हैं, बनानाज की यानी थिंग्स आर गोइंग। यस यस। ऑर्चिड्स जो है वो लोग लेकर ठेकों पे ले रहे हैं। पीपल फ्रॉम अर्बन एरियाज लाइक कराची से आई नो मेनी पीपल जो फार्म के फार्म पूरे खरीद लेते हैं मैंगोज, ऐसा ही। दे आर एक्सपोर्टिंग। मगर एग्रीकल्चर के ऊपर किसी ने कभी टैक्स वसूल करने की ज़रूरत को महसूस नहीं किया। यहाँ सबसे बड़ा फ्लॉ है। अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें जो एलोकेशन है ज़राअत के शोबे के लिए बहाली के लिए उन्होंने तकरीबन 3 अरब रुपए जो इसके लिए मुख्तस किए हैं। यार अगर हम थोड़ी देर के लिए 18% ऑफ जीडीपी को आप डिवाइड करें, सिंध इज कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम 25 to 37 इन द क्रॉप्स। यू सी अगर आप उस 18% को ले आए तकरीबन इंडस्ट्रियल जी, यानी टैक्सेशन के बराबर, तो वो दिस इज अ बिग मनी व्हिच सिंध गवर्नमेंट हैज। अब इस बिग मनी से सिंध गवर्नमेंट कैन नॉट ओनली कंट्रीब्यूट इन वन थिंग कि हमें एक टैक्स चोर टैक्स एवेडर्स के इल्ज़ाम से बचाए, और ये जो है वो तकरीबन 15 से 17% टैक्स टू जीडीपी रेशो भी बने। आप देखें जब मुझे याद है कि मोहतरमा जो थी अपना जब यूनाइटेड स्टेट्स की वो जब पाकिस्तान आई तो उन्होंने कहा कि जी हमसे ही सिर्फ पैसे मांगते हैं, अपने जेब से भी तो निकालें। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ हिलरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने इस सेक्टर से तो 1 रुपया टैक्स लेना ही नहीं चाहते हैं। यू सी बिकॉज द पीपल हु आर रूलिंग देयर मेजॉरिटी इन ऑल द प्रोविंशियल असेंबलीज इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर। अब वो एग्रीकल्चर के हवाले से होने के साथ वहाँ से आपकी जब नहीं आ रही है तो एग्रीकल्चर भी आपका एरोड हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन फ्यू मिनट्स। देखिए सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ काम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से टैप भी करे और एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करे। आज पाकिस्तान में 20, 22, 25 मन बीट पर एकड़ की बातें होती हैं, जबकि आपके कंपेयरिंग टू यूर इवन नेबरिंग इंडिया, ये जो ईस्ट पंजाब वगैरह में 70-80 मन की बातें होती हैं। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी यानी and compliance of all these sanitary and phytosanitary research you and don't have a development public private partnership research based institutes क्या आप इनको सिखाएं, इनको पढ़ाएं, इनको बताएं। पिछले साल मुझे याद है कि 5 बिलियन रुपीस कोई रखे गए थे सिंध बैंक में थे कि जी ये इसको सपोर्ट करेंगे अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को, सिक यूनिट्स को, छोटे यूनिट्स को। पता नहीं किसको मिले या नहीं मिले, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। मगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में खास करके सिंध में जो हालात मुझे नज़र आते हैं, दे मस्ट स्टॉप द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल टू जस्ट मेगा सिटी। अब ये जो 25,000 की बात है ना, थोड़ी देर के लिए हम कहें कि आप पंजाब से अब आपके वर्कर्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ जी उसको एडवांटेज 20 और 25,000 के दरमियान आप बताएं कि परसेंटेज एडवांटेज कितना है। वो कहेगा यार ये सूबा अच्छा है, ये मुल्क अच्छा है, सिंध मुल्क अच्छा है, चलो इस तरफ ही चलो। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। दानिश साहब आपकी तरफ आऊँगा ज़रा। अभी बात हो रही थी ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, वो एक प्राइम कंसर्न इसलिए बन गया है कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है उस हिसाब से ख़ास तौर पे जो आपकी फेडरेशंस हैं या बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो ये समझते हैं
کہ وہ پرووائڈ کرنے میں جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. اگر اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا تو آپ کے خیال میں پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی تھی. اور سیکنڈلی یہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو سیگمنٹ آپ کے ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, اب تو آپ کے اوپر بڑی بھاری رسپانسبلٹی ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ. جب وفاق کام کرتا ہے تو یہی چیز بیچ میں ایک ہرڈل آتی ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا, اس کے لیے کوئی ایکسٹراڈنری میجرز لیے گئے ہیں, وہ ریفلیکٹ ہوئے یہاں پہ, اس کے بارے میں چاہوں گا. دیکھیے 2-3 سال پہلے جو ہے وہ سی ایم صاحب نے, شاہ صاحب نے ہماری 7 انڈسٹریل سیکٹرز ہیں کراچی کے اندر نا, 7 زونز ہیں اور 7 جو انڈسٹریل ہے, جو اس میں کاٹی ہے, آپ کا قاسم ہے, سائٹ ہے. اچھا یہ میجر انڈسٹریز مطلب یہ میجر وہ ادارے ہیں جس کے اندر ادارے جو پاکستان کی اکنامی میں ایکسپورٹس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے, جابز میں, فورن ایکسچینج میں, جس میں ٹیکس کے مد میں نا. اچھا یہ 5 to 7 ملین کی جابز بھی یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کو پتہ چل رہا ہے. اچھا اب کراچی کے بینگ میں آپ کو کہا فائنینشیل ہب جس کی 52% جو ہے آپ کی جو پاکستان کے ٹوٹل ایکسپورٹ کی 52% جو ہے پاکستان کراچی سے ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, جس آپ کا پورٹ سٹی ہے آپ کا, پلس آپ کا 64-65% جو آپ کی جو ہے جو ٹیکس کی مد میں ہم کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اب انفراسٹرکچر کا بہت بڑا, ٹھیک ہے, پیسے دیے تھے انہوں نے, مطلب 1 ارب ہر ایسوسیشن کو 80 کروڑ دیے ہیں, ہمیں کاٹی کو 1 ارب ملا تھا, ہم اس پیسوں کو ہم نے روڈ بنائے. مگر کراچی آپ دیکھیں 3 کروڑ کی آبادی ہے, مطلب ایک کہنا تھا 1 کروڑ 60 نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں 3 کروڑ. ہم زرداری صاحب نے خود اپنی اسپیچ میں بہت دفعہ کہا ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہے 3 کروڑ سے زیادہ ہے. تو آپ وہ 3 کروڑ کی آبادی میں آپ اس کی کیا بجٹ, آپ نے اس کا کیا بجٹ رکھا ہے, ڈیولپمنٹ کا کیا بجٹ رکھا ہے, ابھی پتہ چلے گا, ہمیں صحیح فگرز پتہ چلیں گی. مگر تھنگ از دیٹ کہ اگر آپ بڑے بڑے روڈیں بنا دیں, شاہراہیں بنا دیں, اور جو آپ کا جو انٹر لنکس جو روڈز ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیے اس کا تو اگر آپ کی انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہوگا, آپ کے ڈرین سسٹم, آپ کا سیوریج سسٹم, آپ کا پانی کا سسٹم, آپ یقین کریں کہ انڈسٹری میں لگانا چاہتا ہوں, میری گروتھ میں کیسے بڑھاؤں گا میں جب میرے پاس پانی نہیں ہوگا, جب میں پانی خریدوں, امپاسبل. مطلب آپ دیکھیں, آپ جا کے اندر روڈوں کی حالت دیکھیں, آپ چلے جائیں, ابھی گو ٹو ادر ایریاز نا, آپ اورنگی چلے جائیں, کورنگی کی دیکھیں سب سے بڑا تو آپ کا ایریا کورنگی کا, سائڈ کا حالت دیکھیں کہ روڈوں کا حالت برا ہے. انفراسٹرکچر آپ کا جو ہے تھنگ از دیٹ کہ لوکل گورنمنٹ نے کام نہیں کیا, اب تو سندھ گورنمنٹ کا اب تو لوکل باڈیز ہے نہیں نا, اب آپ کا جو ڈی سی جو ہے وہ ڈی ایم سی بھی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کام ہوتے ہوئے. آپ کا سالڈ ویسٹ کا کام ہے بہت, آپ کا مطلب آپ یقین کریں, ہم اگر بات کریں نا رات ہو جائے گی کہ یہ اس پہ ہے نا, تو اس پہ جو ہے ان کا بہت بڑا چنک رکھنا چاہیے. والی بھی جو آپ نے بات کی ہے نا جس کے سیگمنٹ کی, اس کی بھی تھوڑی سی ایلوکیشن یہاں بتا دوں کہ جو بلدیات کا بجٹ ہے اس میں 31.3% کا اضافہ کر کے جو ہے وہ 10.48 ارب روپے جو ہے اس کا کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو مقامی کونسلز کے فنڈز ہیں اس کے لیے تقریباً 82 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. 82 ارب روپے جی. اچھا ایک اور چیز ہے, بلدیاتی اداروں کے جو ترقیات کے لیے بجٹ ہے وہ تقریباً 25 ارب روپے رکھے گئے ہیں, یہ بھی اس کے اندر. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے لیے مختص جو رقم ہے وہ تقریباً 7.52 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سوشل ویلفیئر کے لیے جو 18.61 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, اور آئندہ مالی سال میں جو محکمہ ریہیبلیٹیشن کے لیے تقریباً 60.9% اضافے کے ساتھ 1.840 ارب روپے جو اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں. تو اکمل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ذرا ایلوکیشنز کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی نا, شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے 16 ارب روپے اس میں رکھے گئے ہیں. تعلیم کے شعبے کے لیے 3.2 ارب روپے اس میں جو ہے ایلوکیٹ کیے گئے, اور آئی ٹی سیکٹر کی بحالی کے لیے تقریباً 1.7 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے. یہ کچھ سائملٹینیسلی جو فگرز ابھی ہم نے جو کوٹ کی ہیں, یہ اس کے لیے میں چاہوں گا تھوڑا سا کمنٹ کیجئے کہ جو ایلوکیشنز ہیں اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں پلیز. دیکھیں ایلوکیشنز کے حوالے سے تو میں پہلے بات کر چکا ہوں, وہ یہ تو صرف فل ان دی بلینکس انہوں نے کیا ہے, اور وہ 1.7 بلین اور 2 ایک دوسرے سے کوئی کو ریلیشن ان کا نہیں بنتا. سر ابھی بات کر رہے تھے ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کر دوں کہ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے نا وہ بیسیکلی اس وقت پروونشل سبجیکٹ ہے, اور پروونسز جو ہے نا وہ ایگریکلچر ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس میں بھی کرپشن ہے اور اس کی کلیکشن نہ ہونے کے برابر ہے یا بہت کم ہے. تو اب اس میں جیسے سندھ ہے تو سندھ ریونیو بورڈ کا قصور ہے, پنجاب ہے تو وہاں کی کنسرنڈ اتھارٹیز کا قصور ہے. اور دوسرا ایگریکلچر سے کم ٹیکس آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں انڈسٹری میں بڑی کم پاپولیشن انوالو ہے, اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے نا اس میں پاپولیشن اور ایریا بہت زیادہ انوالو ہے, اور وہاں پہ وہ جو زمین ہے نا وہ بڑے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہے, تو نارملی وہ ٹیکس لاٹ میں آتے ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ ایگریکلچر سے کم ٹیکس آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں جو ٹیکس پیئنگ ہے یا جو ٹیکس پیئر کی جو لمٹ ہے اس کو وہ عام کسان جو ہے اس کو میٹ ہی نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے جو نا وہ ایشو آتا ہے. آتے ہیں اب یہاں پہ واپس ایلوکیشنز کے حوالے سے وہ جو بات کر رہے ہیں نا, اب دیکھیں بڑا جو ہے نا وہ یہ سندھ گورنمنٹ یہ رونا روتی ہے کہ جی بڑا ٹیکس کراچی یا سندھ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکس دے رہا ہے.
اور اس میں اس کے برابر حصہ نہیں ملتا. چلیں یہ ٹھیک ہے جی, ہم ایک لمحے کو یہ ایزیوم کر لیتے ہیں اور لوگ اس وقت جو بجٹ ہے اس میں 65% جو ہے وہ فیڈرل جو ہے وہ NFC وغیرہ کے تھرو آ رہا ہے اور باقی 35% جو ہے نا وہ صوبے نے خود جنریٹ کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ SRB کی اتنی اچھی سروسز ہیں, آپ وہاں پہ پوائنٹ آف سیل کیوں نہیں لاتے؟ سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس ہے, اگر آپ اس کے اوپر پوائنٹ آف سیل وہاں پہ لے آئے تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں نا, آپ ہائی وے پہ چلے جائیں, 2 دریا پہ چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ مطلب ایسے لگے گا جیسے مفت میں لنگر بٹ رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر پوائنٹ آف سیل ٹائپ کی چیزیں لگ جائیں تو ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ریونیو کلیکٹ ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے یار, آپ شکوے کر رہے ہو اپنی جگہ پہ, وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ آپ شکوے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یو ہیو دی وینیوز ٹو کلیکٹ دی ٹیکس. آپ اپنی کرپشن کو تو روکیں. ان سائڈ اگر کرپشن کو روک لیا جائے تو یہ جو سندھ گورنمنٹ اس وقت تقریباً 300-400 ارب روپے کے قریب جنریٹ کر رہی ہے, اس کو 800-900 ارب تک لے جا سکتی ہے اور پھر اکارڈنگلی خرچ بھی عوام کے اوپر کر سکتی ہے, فلاح و بہبود کے اوپر. میں بتا رہا ہوں کہ کراچی جیسے شہر کا یہ حال ہے کہ جہاں پہ پانی کا جو ٹینکر ہے وہ ٹینکر مافیا کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, آپ کو ٹینکر سے پرچیز کرنا پڑتا ہے. واٹر بورڈ جو ہے نا وہ تو سندھ گورنمنٹ کی ملکیت ہے, اس کے لیے انہوں نے کیا مختص کیا ہے, پانی کا کون سا منصوبہ آیا ہے. اور بھی ہے, اس کو بھی ایڈ آن کر لینا, ذرا ایلوکیشنز کی بات کر رہے تھے نا ابھی, اس کو گوئنگ فارورڈ اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. ذرا SMEs کے حوالے سے اس میں تقریباً جو صنعتی ترقی کے لیے 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 3 ارب روپے کیا چاہیے, 3 ارب روپے سے جو ہے نا وہ شارع فیصل پہ 1000 گز کا شاید پلاٹ بھی نہیں آئے گا, 3 ارب روپے کا, اور وہ رکھ دیے انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ اس کو ذرا ڈسکس کر رہے تھے. ذرا ہاؤسنگ کی نیڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا, ذرا دانش بن رؤوف کی طرف آتے ہیں. دانش, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے, اتنی بڑی پاپولیشن آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں, آپ کے پاس تو ساری ڈیٹیلز اس کے حوالے سے ہیں. اب اس کو آپ کے خیال میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ مور امپورٹنٹلی یہاں پہ کیونکہ کچھ اتھارٹیز ایسی ہیں جن کے حوالے سے بڑے کنسرنز آپ لوگوں کے ہیں, یہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا؟ اس میں کوئی ایز آئی ہے؟ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا تو بڑا اس کے اوپر فوکس ہے کہ اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ بہت زیادہ کام کیا جائے ہاؤسنگ کے حوالے سے, کیونکہ نیڈ بہت بڑی ہے, لیکن یہاں پر وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے ڈیلے ہو رہا ہے. میں چاہوں گا اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. جی سر, انفارچونیٹلی جو ایز آپ نے بات کی, اسی طرح کا ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ورلڈ بینک نے سندھ گورنمنٹ کو ایک, میں سمجھتا ہوں کچھ بلینز کی گرانٹ کی تھی, کہ جس میں ورلڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں پاکستان میں اور ورلڈ کمپیریزن کریں تو اراؤنڈ کوئی 98 یا 99% پہ تھا ہمارا شہر کراچی جس ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. تو اس میں ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے ورلڈ بینک سے آباد کی تقریباً گزشتہ میں سمجھتا ہوں 2-3 سالوں سے ہماری ان سے کورسپونڈنس چلتی رہی, جس کے بعد انہوں نے کہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جس کو ہم نے لوکل گورنمنٹ کے اندر انٹروڈیوس کروایا. سندھ بلڈنگ کنٹرول میں ایک آفس بھی بنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے نام سے, اور اسمارٹ آٹومیشن پہ کہ مین ٹو مین کانٹیکٹ ختم ہو. دیکھیں جب تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتی, جب تک ہم مین ٹو مین آٹومیشن میں نہیں جائیں گے, جب تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. لیکن وہ سسٹم آج بن گیا ہے, اس کا آفس بن گیا ہے. اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایوری تھرسڈے پرائم منسٹر خود میٹنگ کو چیئر کرتے ہیں, ایوری ٹیوزڈے چیف سیکرٹری خود اس کو چیئر کرتے ہیں, اسلام آباد سے چیئرمین نیفڈا اس کو چیئر کرتے ہیں. لیکن آج تک وہ 20 اور 25% سے زیادہ آپریشنل نہیں ہو سکا ہے, اور اس پہ ہرڈل پہ ہرڈل. اچھا, اس بجٹ کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ 1.8 بلین روپیز انہوں نے رکھے ہیں ریہیبلیٹیشن, اور وہ اس ریہیبلیٹیشن کی کوئی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. اگر میں آپ کو صرف ریہیبلیٹیشن آف کچی آبادی کی اگر بات کروں, کراچی دیکھیں, اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور پھر بات کرتے ہیں کراچی, کراچی از اے منی پاکستان. کراچی گرو کرے گا, کراچی اگر بڑھے گا تو پورا پاکستان بڑھے گا. کراچی میں آپ کی مور دین 60% کچی آبادی ہو چکی ہے, یہ ورلڈ بینک کہتا ہے. 70% کچی آبادی جس شہر میں ہو گئی, وہاں پہ ایتھنک وار کروانا صرف ایک ماچس کی چنگاری پھینکنے کی دیر ہوتی ہے, اور وہاں پہ یہ جو سمجھ لیں آپ خانہ جنگی کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں ابھی سندھ گورنمنٹ نے, میں نے اس بجٹ میں دیکھا بہت بڑی اماؤنٹ ہیلتھ پہ انہوں نے ڈسبرس کی ہے, کہ بہت بڑی اماؤنٹ. اگر یہ تھوڑی سی کچی آبادی کو ریہیبلیٹیشن اس پہ کر لیتے, کراچی سے یہ کچی آبادی گھوٹا آباد کی جو اسکرین ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر یہ تھوڑا ختم کر دیتے. دیکھیں جب تک میں بتاؤں آپ کو, اس ہاؤسنگ سیکٹر کو اگر امپروو کیا جائے, اس سے آپ کا ہیلتھ ایشو آپ کا ختم ہوتا ہے, ملک کا لا اینڈ آرڈر آپ کا صحیح ہوتا ہے. ٹرو,
अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। जी जी प्लीज कैरी ऑन। यस, इसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, आपका इसमें आपका हेल्थ, इसमें आपकी लॉ एंड ऑर्डर इशू। देखें, जब तक अगर हमारे पक्के घर हैं, हमारे पक्के एड्रेस हैं, एक आदमी क्राइम करने का उस वक्त तक नहीं सोच सकता अगर मेरे पास पक्का एड्रेस है, मेरे पास एनआईसी में, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस है, तो मैं कभी कोई गलत काम करने का नहीं सोचूंगा। लेकिन ना मेरे पास मेरी कोई खुद की शनाख्त है, ना मेरे कोई मकान की मेरी शनाख्त है, मैं कच्चे घरों में रहता हूँ, मेरे पास पानी नहीं, मेरे पास लाइट नहीं, तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूंगा? मैं तो क्राइम करूंगा। और ये हमारे शहर में यही नेचुरल है, बिल्कुल। ये साइंस भी यही कहती है कि इन तमाम चीज़ों को, और ख़ास तौर पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को पहले एड्रेस किया जाता है प्रायर बेसिस के ऊपर, और फिर जाकर ये जो मामला हल होते हैं। जी अकमल साहब, इस बारे में थोड़ा सा चाहूँगा मज़ीद कमेंट करें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट कर दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो हाउसिंग का जो एक सेगमेंट है और ये रिहेबिलिटेशन के लिए जो अमाउंट एलोकेशन है, आप समझते हैं कि इसके ऊपर अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? इस पर मैं चाहूँगा शॉर्टली कमेंट कर दें। जी देखें, इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान की एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 40% से भी जो है ना वो जो तकरीबन 40% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन जो है वो बिलो पावर्टी लाइन रह रही है। ठीक है ना, बिलो पावर्टी लाइन का मतलब ये है कि उनको पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं है, और उनको 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं है, और दीगर चीज़ें भी मैसर नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट को या इनको फोकस करना चाहिए था ना, वो पावर्टी एलिवेशन के ऊपर करना चाहिए। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जब्बार साहब को इस पर क्विक व्यू लूँगा। ये जो पावर्टी एलिवेशन के हवाले से बात होगी, अब ये राशन की मद में आप पैसे दे दें या किसी और उसमें दे दें, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, अब आपको इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना पड़ेगा, और आपको एक प्लान बनाना होगा जिसमें पोस्ट कोविड सिचुएशन को आपको मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्री बंद रही है, ये जो आपने जो लॉकडाउन किए हैं, इसकी वजह से जो नुकसान हुए हैं, इसको भी आपने कॉम्पनसेट करना होगा। उसके लिए कोई चीज़ अभी तक ऐसा क्लियर नज़र नहीं आई। आपको क्या समझ में आ रहा है? ज़रा चाहूँगा इसको एक्सप्लेन। जो बजट होता है ना, बजट का मेरा ख्याल है कि तो मैन क्रक्स यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्टों में है, उसका मैन क्रक्स ये होता है कि पॉलिसी मेकर्स कंसल्टेशन कर कर उसको एक वो एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। दे स्पेंड मनी, यस, एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए कराची की बातें हुई, ये सब इन्फ्लक्स वगैरह, कराची हैज बिकम अनबेरेबल सिटी, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू सपोर्ट सो मेनी पीपल। अब उसके लिए बड़ा सिंपल है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। यू सी देयर आर 19 अर्बन सेंटर्स इन सिंध जहाँ की आबादी 1 मिलियन से ज़्यादा है, कहीं कहीं पे 8-9 मिलियन भी पहुँच रही है। जी, आप इसमें जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस करें, बिकॉज एग्री प्रोड्यूस एट योर डोर स्टेप पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप उन एग्री प्रोड्यूस को वैल्यूएट करें, और कराची जैसे बड़े अर्बन सेंटर में उसकी कंजम्पशन है, वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं। लोगों को वहाँ से माइग्रेशन से, अनड्यू मिजरीज टू फेस इन अनदर सिटी से बचाने के लिए, जब थाईलैंड ने शुरू किया था, मुझे याद है कि 20-25 साल पहले जब हम गए थे, देयर वाज अ प्रोजेक्ट, 1 विलेज 1 प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है, 1 विलेज 1, और हम यहाँ पे आके हमने भी तकरीरें की 1 विलेज 1 प्रोडक्ट। सम ऑफ द पीपल वर विथ अस। मगर आज जिस बजट को मैं देखता हूँ, उस बजट में आपके जो है वो करंट एक्सपेंडिचर्स, अब तो ऐसा लगता है कि पेंशन्स और सैलरीज भी बराबर हो जाएंगी। वन फेल्स टू अंडरस्टैंड दिस विल बी अ बिग बर्डन, और फ्यूचर में अगर आप 1 ट्रिलियन सिंध का सिर्फ इसी में अगर आ जाएगा, एक्चुअलिस्ट कहते हैं चंद सालों के बाद, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो है, और दूसरी एक आखिरी बात जो मैं कंक्लूड करता हूँ, बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम, वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट शुड बिकम अ स्मार्ट गवर्नमेंट। और सिंध गवर्नमेंट अपना यहाँ टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो एक प्राइड है, सब लोग आपके प्रोग्राम में बात करते हैं हम इतना टैक्स देते हैं, वहाँ पे आप देखें पसमानदगी के हवाले से एक कोटा है, फेडरल गवर्नमेंट एनएफसी से देती है, इनवर्स डेंसिटी पॉपुलेशन का कोटा है, फाटा पाटा को अलग उन्होंने क्लब करके कहा है इसको भी दें, क्योंकि ये पीछे हैं। यहाँ पे एक प्राइड है कि यू आर कलेक्टिंग मोर टैक्सेस फ्रॉम दिस प्रोविंस देन एनी अदर प्रोविंस इज कंट्रीब्यूटिंग। आप उस टैक्स कलेक्शन का एक प्रीमियम लें 5-7%, उस प्रीमियम से आप अपनी जो है सोशो इकोनॉमिक कंसिडरेशन करें, आप पॉवर्टी को कम करें, आप अर्बन सेंटर्स में किसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। सर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 इयर्स नाउ। वो मैं आपको आखिरी बताता हूँ, मैं आखिरी बताता हूँ। एक आम आदमी सवाल कर रहा है, व्हाई नॉट? एक रात को मैं सो रहा था, तो मोहनजोदड़ो वाले मेरे ख्वाब में आए, आई वाज चेयरमैन साइड, कि भाई ये टाइटल चेंज करें,
آپ اپنا ٹائٹل مجھے دے دیں, میں آپ کو اپنا ٹائٹل دیتا ہوں. تو ہمیں اس طرف کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, انڈسٹریل اسٹیٹس ان سندھ آر ایگزسٹنگ, مگر دا پرابلم از دیٹ ہی از ناٹ گیٹنگ واٹر. اب مجھے بتائیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ جو ایک زیرو ریٹڈ اور پاکستان میں فنڈامنٹل ٹو دی اکنامک ڈیولپمنٹس ان ٹرمز آف ایکسپورٹ کا یہ بھی حصے دار ہے, مگر یہ 5 سالوں سے اگر پروگراموں میں آ رہا ہوگا تو یہ پانی کی بات کرتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس سارے لیک آف انفراسٹرکچر میں ہاؤ یو کین سے کہ آپ بجٹ میں سوشو اکنامک کنڈیشنز کے علاوہ گروتھ اورینٹیشن اور گروتھ کی ڈائریکشن دے رہے ہیں. اگر گروتھ کی آپ ڈائریکشن نہیں دیتے ہیں تو میرے اپنے خیال میں بجٹ از میننگ لیس. دس بجٹ از انفلوئنشل فل کہ آپ ایم پی ہیں, آپ ایم این اے ہیں, آپ سینیٹر ہیں, آپ نے ایک اسکیم بنائی کہ 2.5 کلومیٹر میرا یہ رستہ بنا دو, پیچھے بھی رستہ نہیں ہے, آگے بھی نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے, میرا ہے رستہ. ایک طرف جو ہے وہ گھوڑا گاڑی چلے, ایک طرف بیل گاڑی چلے, بیچ میں میرا اسکوٹر چلے. بالکل ٹھیک ہے, بتائیں کہ کیا ہو. ٹھیک ہے جی. کوئک ویو دانش صاحب, آپ باتیں تو بہت ساری ہیں جس کے اوپر ہو رہی ہے, لیکن سوال اگین وہی ہے کہ اگر جیسے آپ کی کنسیڈریشن میں ساری چیزیں ہوں, ابھی تو بڑے بنیادی مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایوری ایئر ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ کیا جائے گا, بٹ اسٹل وہ چیز اس میں سے مسنگ ہے. کوئی کمنٹ میں چاہوں گا لاسٹ. دیکھیے میں جو گو بیک ٹو 2002 میرے خیال سے پرویز مشرف نے 32 ارب روپے دیے تھے کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ, اور ہم نے کام بھی دیکھا, نعمت اللہ کو دیکھا, اور مطلب وہ اس وقت جب ڈالر 60 روپے کا تھا یا 62 روپے کا تھا, اس وقت 32-33 بلین دیا گیا تھا, اور آج جب 100, تو اس کے حساب سے تو مطلب پاکستان کا جو کراچی کا جو انفراسٹرکچر کا جو بجٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جب تک آپ اس کو صحیح نہیں کریں گے, دیکھیں جبار بھائی نے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ کی کہ جو مینوفیکچرنگ کا جو ہے اس کا جو آپ ٹیکس کا وہ دیکھیں اور ایگریکلچر کا دیکھیں, جب تک آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 18-19% نہیں ہوگا, آپ یقین کریں کہ یہ تو ہم اسی طرح سے وہ فلنگ دا بلینس کہا انہوں نے, وہ اس کی پیر ادھر کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. wherever there is income there has to be a tax. Exactly, میں کہتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں آپ دیکھیں, آپ جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں 1.2 یا 1.3, آپ اس پہ ڈالتے رہیں گے, you have to broaden the tax net. یہ بھی کریٹیکل ہے. اکمل صاحب لاسٹلی میں چاہوں گا اس کے اوپر کوئی کمنٹ کہ ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اوپر فوکس کی ضرورت ہے, کاسمیٹک چینجز یا اس کے ذریعے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی بجٹ میں فگرز دکھائے جا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے لاسٹلی میں چاہوں گا اس کے اوپر کمنٹ کریں. دیکھیں ٹوٹل 1.4 کا جو ہے نا والیوم ہے اس بجٹ کا, جس میں سے تقریباً 1 ٹریلین جو ہے نا وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ کا, صرف 3 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر 325 جو ہے نا وہ انہوں نے رکھا ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو میں ڈیولپمنٹ کو ہٹاتا ہوں, صرف کرنٹ اگر میں فگر لے لوں نا جو 1 ٹریلین کے قریب ہے, اس میں سے 58% جو ہے نا وہ تو صرف اور صرف امپلائیز اور سیلریز کے اوپر چلے جائیں گے, یعنی 43% جو ہے نا وہ امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپینسز کے اوپر اور 15% ان کے بینیفٹس کے اوپر, اور باقی 21% جو ہے وہ گرانٹس وغیرہ جو ہے اور سبسڈیز اور یہ وہ دیں گے. تو یہ میجر پورشن جو ہے نا کرنٹ ایکسپینڈیچر کا وہ آپ سمجھیں کہ سیلریز اور یہ چیزیں. اچھا ڈیولپمنٹ والے ایکسپینڈیچر میں بھی پھر اپنی وہ پاپولیشن گروتھ اور پروونشل اسمبلی کی ایک اور بھی چیز تھی نا جس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی, لیکن اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے. جو پاسٹ میں جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں یوٹیلائزیشن کے حوالے سے بھی, تو اس کی بھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. لاسٹلی دانش بن رؤف میں چاہوں گا اس کے اوپر کمنٹ کیجیے. جی دیکھیں, جو لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا اس میں سے بھی کافی پروگرامز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہوئے یا نہیں ہوئے, اور اس میں بہت ساری ان نیسیسری ان سین بجٹس تھے. جو لاسٹ ایئر کے میں نے ان سین بجٹ دیکھے, ابھی جتنا ہاؤسنگ کا بجٹ ہے اتنا ہی بجٹ لاسٹ ایئر ان سین اکاؤنٹس کا تھا, جس پہ کوئی جس کا وہ آڈٹ نہیں ہوتا. تو ہم یعنی کہ اب 13 سال گزر چکے ہیں, ریکویسٹ برائے ریکویسٹ گورنمنٹ سے کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کراچی کے لوگ, بلکہ سندھ کی حکومت ہے جس کا منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان, تو اس سے ہماری ریکویسٹ ہی ہم کر سکتے ہیں ایز اے ریکویسٹنگ موڈ پہ کہ بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھائیں, اور اپنی ابھی بھی ٹائم ہے, 2 سال 2.5 سال ہیں, بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھائیں, اور اس کی جتنی اس بجٹ کی بھی ایگزیکیوشن ہے, اگر اچھی پازیٹیو وے میں جانا چاہیں تو کچھ اچھے کام کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ انگیج کریں, اسٹیک ہولڈر ساتھ ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی, جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں, پنجاب گورنمنٹ نے, میں اس میں اپریشیٹ کروں گا پنجاب گورنمنٹ کو, ہمارے فارمر چیئرمین جو ناردرن ریجن تھے وہ اس وقت لاہور کے ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. دانش, تھینک یو سو ویری مچ. دانش بن رؤف آباد سے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. انجینئر احمد جبار صاحب, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ سر. دانش خان صاحب
صاحब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इस गुफ्तगू में पार्ट लिया। मोहम्मद अकमल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। बात हुई सिंध के बजट के हवाले से, एलोकेशंस के हवाले से हमने बात की है। इसमें बहुत सारी गुंजाइश मौजूद थी और हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेगमेंट और बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, उम्मीद की जा सकती है बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आगे इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी। इजाज़त लेने का वक्त है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।